बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपने पेशेंट के साथ इस बदलते और ना बदलते मौसम में अजीब-ओ-गरीब किस्म की एलर्जीज का इलाज कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम ऐसा, आप देखिए कि मौसम बदलता है तो कितनी बीमारियां पीरियडिक होती हैं, मौसम में आती हैं, और इनका इलाज सिर्फ होम्योपैथी में होता है। जबकि दूसरे तरीका इलाज में देखें कि एंटी एलर्जी इतनी इस्तेमाल हो रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो एंटी एलर्जी आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले कुछ लोग एक एक गोली खा रहे थे, जब साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए तो उन्हें उसकी डबल ट्रिपल डोज कर देते हैं और एलर्जी फिर भी काबू नहीं आती। और अगर एलर्जी काबू ना आए तो फिर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके मर्ज को और सप्रेस्ड करते हैं और उसके नतीजे में अगले साल और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। और ये जो एलर्जी है ये अस्थमा में कंट्रोल हो जाती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सांस रुकना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कितनी खुशकिस्मती है कि होम्योपैथी में इस सब चीज़ों का इलाज मौजूद होता है और बड़ा अच्छा इलाज और मुख्तसर इलाज है। टोटल 15 से 20 मेडिसिन है जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और कामयाबी हो सकती है और बहुत अच्छी 100% कामयाबी हो जाती है। अब इस 100% कामयाबी में आप समझना शुरू हो जाते हैं कि जी 10 मरीज आएंगे, 10 के 10 ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपकी कैपेबिलिटी पे अगर 10 में से 5 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं और 5-6 के ज्यादा शायद ही किसी के होते हैं, क्योंकि आपने भी कुछ मरीज देखने हैं, कुछ मरीज आपने देखने हैं, कुछ आपने देखने हैं, कुछ आपने देखने हैं, सबके पास अल्लाह ताला बैलेंस कर रहा है ना। फिर एलोपैथ में भी देखने हैं, दूसरा तरीका इलाज में भी देखने हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए अगर सारे मरीज होम्योपैथी में ठीक हो जाए तो बाकी जो तरीका इलाज है, बाकी स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या करेंगे। तो हमारी इसमें जो 15-20 दवाइयां हैं, जिसमें आपकी पोथोस है, आपकी एम्ब्रोजिया है, आपकी लेक्सिस है, आपकी मेडोरिनम है, आपकी डल्का मारा है, आपकी ट्यूबरकुलाइनम है, आपकी आर्सेनिक अल्बम है, इपिकाक है, एंटम टाटा है, हैपरसल्फ है, डल्का मारा है। ये देखिए कि बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके अलावा 2-4 और होंगी, जैसे ग्राफाइटस है और स्पाइनस अल्बा है। ये क्या करती है कि अगर इनमें नहीं फर्क पड़ रहा, आप इसके पीछे नोजोल लगा दें, ट्यूबर लगा दें, आप स्ट्रेप्टोकॉक्सिन लगा दें, आप मेडोलिनम लगाएं, तो फिर ये ठीक होना शुरू हो जाती है। कार्सिनोसिन लगाएं, ये मर्ज ठीक होना शुरू हो जाते हैं और कंट्रोल हो जाते हैं। किसी भी डॉक्टर में के क्लिनिक पे अगर 10 में से 3 मरीज भी ठीक हो रहे हैं तो उसके क्लिनिक पे रश रहेगा। ये बहुत बड़ी रेशो है। ये एक आम सी बात, आम सी गलतफहमी, आम सी एक रूटीन, आम सा जुमला चल रहा है। आप डॉक्टर को पूछे कितने पेशेंट आते हैं, बहुत आते हैं, और कभी कहते हैं जी थोड़े से आते हैं। ठीक कितने आते हैं? 100% ठीक हो जाते हैं। कह भी रहे हैं मरीज थोड़े हैं, 100% ठीक हो जाते हैं। ये क्या ड्रामा है जी। आपके अगर
3% पेशेंट भी ठीक हो जाए ना, 10 में से 3 आप इस शहर के कामयाब प्रैक्टिशनर है, ये मैं आपको बता दूं। और सिर्फ ये दवाइयाँ हैं, इन्हीं दवाइयों पे आप देखें, आप इनको स्टडी करें, देखें तो आजकल का मौसम ये मौसम ही डिले होता जा रहा है, ज़्यादा हो गया। इस वक्त नवंबर में अच्छी खासी सर्दी होती है, लेकिन आज सर्दी नहीं है। और आपको पता है कि मौसम चेंज हो टुवर्ड्स विंटर तो ब्रायोनिया भी पहली दवाई है, एकोनाइट भी है, एपरसल भी है। और अगर टुवर्ड्स आती है गर्मियाँ तो फिर क्या होगा, टुवर्ड्स समर तो फिर आपकी दवाई डलका मारा दोनों मौसम में काम करेगी, बरसात दोनों मौसम में काम करेगी, लेकिन डलका मारा ज़्यादा गर्मी भी काम करती है और अचानक है चेंज ऑफ मौसम में काम करेगी। और ये दोनों दवाइयाँ जो हैं, तीनों दवाइयाँ अगर पहले की एक एक इसकी डोज दें तो वो कवर कर जाती हैं। इसलिए इस पे थोड़ा सा देखें आप। और आजकल की जो फिर बुखार चल रहा है, इसको मलेरिया कहेंगे। डेंगू कम है, मलेरिया ज्यादा है, सिम्टम दोनों की एक है। लेकिन आप देखें कि डेंगू का टेस्ट भी 10 कराएं तो 5 के नेगेटिव आते हैं, लेकिन उनके सिम्टम वही हैं, हड्डियों में दर्द है, वोमिटिंग है, बुखार है, जो मलेरिया की अलामतें हैं। तो मरीज डर जाते हैं और सबसे पहला सवाल पूरे खानदान में तो हो जी मलेरिया हो, तो इसको डेंगू हो, और प्लेटलेट पे नजरें जमाई होती हैं। जबकि डेंगू नहीं था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो फिर क्या था, फिर भी मलेरिया बुखार होता था, फिर भी प्लेटलेट कम होते थे, फिर फिक्र नहीं करते थे बंदे। आज बहुत फिक्र करते हैं। हर बुखार में जब आपकी कुव्वत मुदाफत को प्रेशर लगेगा, उसके मुकाबले में कोई चीज आएगी, तो अगर बहुत कमजोर मरीज है उसके प्लेटलेट भी कम होंगे, उसके WBC भी कम होंगे, स्कैच भी फर्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, डेंगू है, ये भी काफी हद मकदार में है, और गवर्नमेंट ने मना भी किया डॉक्टर डेंगू का इलाज ना करे अपने क्लिनिक में। इसकी मुझे समझ नहीं है कि क्यों कहा है, जबकि सिम्टम वही मलेरिया की है, मलेरिया के साथ इलाज करते हैं, सब डॉक्टर करते हैं, तो मरीज ठीक भी होते हैं। तो ये 15-20 जो मेडिसन है, इनको आप आज रन थ्रू करें, जरूर देखें कि इंशाल्लाह आपको कल ही जब आप बैठेंगे तो आपके ये जो मरीज आ रहे हैं आपके लिए इजी हो जाएंगे, उनको इजी ट्रीट कर सकेंगे। और ये फैसिलिटी सिर्फ होम्योपैथी में है कि आप चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर की दवाइयां होम्योपैथी में। और अगर आजकल देखें कुछ दवाइयां नहीं काम कर रही, स्मोक हो गया, लाहौर में है, पंजाब में है, दूसरे शहरों में है, अगर ये नहीं काम कर रही, क्यों नहीं कर रही, मरीज ज्यादा क्यों होते जा रहे हैं, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ना इसको छोड़ा जा सकता है। तो जब इसकी रेज भी आपकी फिजाओं में शामिल होंगे, आपके घर में शामिल होंगे, आपके कमरे में होंगे, आपके जिस्म के आर पार हो रही हैं, तो आप कैसे जल्दी ठीक होंगे, इसको भी तो रोकना है। इसको रोकने के लिए आप ये देखिए कि ये जितनी इधर टावर लगे हुए हैं, टावर हमारे शायद जो इनके यार्डस्टिक है उसके मुताबिक नहीं लगे, यार्डस्टिक के मुताबिक आप दूसरे मुल्कों में जाओ तो कितने कितने किलोमीटर के बाद एक टावर लगता है। यहाँ आप 1 किलोमीटर में देखें तो शायद आपको 5-10 टावर नजर आ जाएंगे, मुख्तलिफ कंपनियों के, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के। तो वो जब रेंज इतनी स्ट्रांग है कि जब आपके कमरे में, आपके बेडरूम में आ रही हैं, कितनी दीवारें क्रॉस करके, सोचे जरा, तो आपका जिस्म उसके आगे क्या चीज है, उसको भी क्रॉस करें। ये भी आपके एक ऑब्स्टिकल है मरीज को ठीक होने में। इसको दूर करने के लिए आप फास्फोरस दें, इसको दूर करने के लिए आप रेडियम दें, इसको दूर करने के लिए कार्सिनोसिन बीच में लगाएं, इसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन है वो लगाएं। और आप देखें कि फिर आपके जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल का ये दौर है, 4G आया था आज से 4 साल पहले, और पिछले 4-5 साल में कितनी बीमारियां हो गई कि आज तक
कोरोना चल रहा है, डेंगू ठीक नहीं हो रहा, वो ज्यादा हो रहा है, स्मोक ज्यादा हो रही है। तो जब 5G आएगा तो क्या होगा, आपको अंदाजा लगाना कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी इस तरह की होगी कि किसी और चीज के साथ मैच अप नहीं करती, तो आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपके बदन के इर्द गिर्द एक ओरा बनता है, ओरा ऑफ ह्यूमन नेचर जो है, एक ओरा बनता है और ओरा की एक फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं करेगी तो वो आदमी, वो फर्द सबसे ज्यादा मुतासर होगा 5G से। अगर उससे मिलती जुलती होगी तो क्रॉसिंग की इजाजत मिल जाएगी, क्रॉस होती रहेगी साथ मिल मिल के, लेकिन अगर उससे मुताबिकत नहीं होगी तो वो लोग ज्यादा नुकसान उठाएंगे। इसमें आप फिर मैग्नेटस पोलस आस्ट्रस है, वो भी आप इस सूरत में दे सकते हैं, वो देंगे, आप देखेंगे रिजल्ट बेहतर हो जाएगा पहले से ज्यादा। तो इंशाल्लाह ये जो मौसम है, ये मार्च अप्रैल में भी आप लंबा हो जाता है और सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी लंबा हो जाता है, और इस मौसम में तो पोलन से भी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, स्मोक की वजह से एस्थमेटिक प्रॉब्लम आ चुकी है, छींके हैं, नजला जुकाम है, सब कुछ आ रहा है, तो ये चीजें इनसे कंट्रोल हो जाती हैं। और अगर घर का एक फर्द भी आपकी दवाई से कंट्रोल हो जाता है तो उस घर के सारे बीज आपके होते हैं, क्योंकि वो कोई बंदा 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, पोलन वाले 10 वाले तो 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। तो जब आपकी एक दो मेडिसिन से उसको अल्टरनेट देने से वो ठीक हो रहे हैं, तो खुशकिस्मती है आपकी। इस पर थोड़ी सी मेहनत करें इन दवाइयों पे, तो इंशाल्लाह आपके इलाज में बरकत होगी और आसानी हो जाएगी। ये देखिए जी कि इसके बाद मैं कह रहा था कि अपने माइंड को होम्योपैथी की तरफ लाया। अगर आप माइंड को नहीं लाएंगे तो फिर बेसूद होगा, कोई फायदा नहीं होगा। माइंड को कैसे लाएं, किस तरह माइंड को होम्योपैथ बनाएं, जबकि हम खुद होम्योपैथ नहीं बन सके अभी तक सही, तो माइंड को कैसे बनाएं? कि याद रखिए कि होम्योपैथी से प्यार करना पड़ेगा, होम्योपैथी से लव करनी पड़ेगी, होम्योपैथी को दूसरी बहुत सी चीजों पर तरजीह देनी पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मसला तो यह है कि होम्योपैथ बनते किस तरह है वो आपको पता ही, कहीं दाखिला नहीं मिला होम्योपैथी में कर लें, किसी कॉलेज में भी कर लें, सबसे आसान कॉलेज ढूंढते हैं जहाँ आसान पेपर हो जाए, आसान तरीका कार हो जाए, फीस कम हो जाए, वहां वो कोशिश करते हैं। तो जब शुरू में ही आपके दिल में नेगेटिविटी आएगी तो डॉक्टर खास बनेगा, आप अपने अंदर नेगेटिविटी को पालेंगे तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? आपके जमीर में हो रहा होगा कि मैंने फर्स्ट ईयर में ये किया, सेकंड ईयर में ये किया, थर्ड ईयर में ये किया, फोर्थ ईयर में ये किया, कहाँ के डॉक्टर बनेंगे? जो लोग इस करने में फैसिलिटेटर हैं, जो मावन हैं, उनका तो अल्लाह पूछेगा। कभी आपको एक अदारा दिया था और अदारे का मतलब होता है पढ़ाई, स्टडी, क्या वो मुकम्मल हुई तरीके से हुई थी? ईमानदारी से आपने पढ़ाई दी, इम्तिहान लिया, नहीं लिया तो तैयार हो जाए। यहां भी और वहां भी इसका हिसाब तो बड़ा पक्का होगा, और जिसकी वजह से आपने हजारों डॉक्टरों को बीमार कर दिया, वो जिनके जमीर में ये बात है कि हम ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते, उसका जवाब क्या देंगे? और प्रोफेशन कौन सा? जैसे आपके प्रोफेशन को मसीहों का प्रोफेशन कहते हैं, पैगंबरों का प्रोफेशन, उसकी ईंट कैसे रखी आपने, उसकी बुनियाद कैसे रखी कि मैक्सिमम डॉक्टर क्लिनिक ही नहीं खोल सकते, उनमें जरूरत नहीं होती, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम कैसे खोलें, क्या पढ़ें, इसका जवाब कौन देगा? तो हमारे माइंड में पहली नेगेटिविटी होगी तो फिर क्या होगा? लेकिन अभी भी मौका है, आप उस नेगेटिविटी को निकालें। जो डॉक्टर आप देखें कामयाब हैं, वो भी यहीं से पढ़े, यहीं से एग्जाम दिया है, लेकिन उनका तरीकाकार कुछ और था, एग्जाम देने का, स्टडी करने का, पढ़ने का, उन्होंने और किताबें पढ़ी और कुछ सीखा, अपनी जान मारी, अपना टाइम मारा, होम्योपैथी से मोहब्बत की, तो उनका रिजल्ट और आपको मिलेगा, क्योंकि उसी वक्त उन्होंने नेगेटिविटी निकाल दी थी,
होम्योपैथी के लिए पॉजिटिविटी उनके माइंड में आ चुकी थी। तो आपके जहन में जब पॉजिटिविटी होगी तो आपके लिए आसानी होगी। अगर होम्योपैथी के लिए नेगेटिविटी होगी तो क्या होगा? या आपका बच्चा बीमार हुआ, अगले दिन आपने जना उसको एलोपैथिक दवाई शुरू कराई होती है। पहले अपने ऊपर ट्राई तो करें, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता आप जरूर दूसरी दवाई दें, दूसरा तरीका इलाज करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप शुरू में जेल में होगा कि मैं इसको ये शुरू में करा दूं, ये सीरम ना दे दूं, ये सीरम ना दे दूं, यहीं से नेगेटिविटी होनी है। सब ने खाई है एलोपैथिक दवाई, जितने बैठे हैं मुझ समेत, ये बात नहीं है। आपको जरूरत पड़ सकती है, आपकी जरूरत हो सकती है, खाएं, आप किस लिए बनी है वो, इतनी स्टडी की उन्होंने अरबों रुपए की, तो पेन किलर खाएं, वक्ती तौर पे आप एलर्जी खाएं, वक्ती तौर पे आप ट्रंक्लाइजर लें, किसी ने मना तो नहीं किया। लेकिन अगर लगातार करेंगे तो फिर नेगेटिविटी है, फिर आप क्या करें? आपके घर में कोई पेशेंट है, चले एक्यूट पेशेंट है, 105 बुखार हो गया, आपसे नहीं काबू आ रहा, बशरा करे तो ले जाइए अस्पताल, कोई बात नहीं। लेकिन एक मोशन लगता है, दूसरे मोशन से अगर आप एलोपैथी शुरू कराएंगे तो क्या होगा? नहीं कंट्रोल हो रहा, कोई बात नहीं है, गर्मियों में नहीं कंट्रोल होता है। जबकि बच्चों को हैजा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, तो आप कहते हैं जी हमने एलोज दी जी ठीक हो गया जी, हमने क्रोनिक दी जी ठीक हो गया जी, हमने पोलो दी जी ठीक हो गया, ये तलवारें मारने की जरूरत नहीं है। आपने हफ्ते में एक मरीज ठीक किया और ठीक कर लिया, अस्पताल जाके देखें कि कोरोना के सीजन में एक बेड पे 3-3 बच्चे लेटे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ड्रिपें लगी होती है, शाम को अगले दिन वो ठीक होके घर जाते हैं, चाहे ठीक होते हैं चाहे सप्रेस्ड होते हैं। ये एक अस्पताल की बात नहीं कर रहा मैं, सब अस्पतालों में यही चक्कर, वो तो नहीं फड़े मारते। हम कहते हो जी अलोज ही ठीक होगी, भाई अलोज ही ठीक हो गया, ठीक है, आप क्रॉनिक डायरिया ठीक करके दिखाएं, आप क्रॉनिक डिसेंट्री ठीक करके दिखाएं, आप आईबीएस ठीक करके दिखाएं, आप अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक करके दिखाएं। और किट पे तो कोई बात नहीं है, आज आप गिरते हैं, आज आपको होता है, कोई ब्लड की जरूरत है, कोई ड्रिप की जरूरत है, इस पे तो कोई मतलब है, ऐसी बात नहीं है। आज से बहुत पहले, जब होम्योपैथी आज से 30, 40, 50 साल पहले सिंगापुर में थी, मलेशिया में थी, और जापान में भी है, और ऐसे मुल्क हैं वहाँ होम्योपैथ डॉक्टर ये भी ट्रीटमेंट साथ करता है, ड्रिपें भी लगती थी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी होती थी, ब्लड भी लगाते थे। एक डॉक्टर गरी राजा थे यहाँ, अगर आपके जहन में किसी के भी नहीं होगा, क्यों भी नाम सुना हुआ है? नहीं सुना। तो जब मेरे से आप मुलाकात हुई थी, उनको फोर्थ हुए भी शायद 20 साल हो गए हैं, जब मुझसे मुलाकात हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 1995 थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 80-85 की। वो बाहर से आए थे, मलेशिया से, उन्होंने सब ये बताया कि हम तो ये कैसा, वहाँ इजाजत थी गवर्नमेंट की तरफ से। आज इंडिया में भी सुना है इजाजत है कि जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो ये काम नहीं कर सकता, जिसने BHMS की है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट इमरजेंसी में दे सकता है। सुना है, नॉट कंफर्म, हो सकता है कंफर्म हो सकता है ना हो, लेकिन मैंने सुना है कि वो दे सकता है। इमरजेंसी में आप डील करें, आप ड्रिप भी लगाएं, आप उसको ट्रीटमेंट भी करें, आप उसका सर दर्द का इलाज करें, वोमिटिंग का करें। लेकिन यकीन करें हमारे होम्योपैथी में तो ऐसी मेडिसिन है कि मरीज ठीक हो जाते हैं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही गोलियों से भी तो ठीक होते हैं। तो अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखेंगे, आज पॉजिटिविटी डालेंगे होम्योपैथी के लिए अपने माइंड में, और थोड़े ही अरसे में ये पौधा निकलेगा और बड़ा होगा, फूलेगा और आपको फायदा देगा। अगर आप बीज नेगेटिविटी का अपने जहन में रखेंगे तो फिर क्या होगा मुझे बताएं। हमारे माइंड के दो काम है, या नेगेटिविटी करना है या पॉजिटिविटी करना है। अब आप एक इसमें से देख ले कौन सा करना है, कि होम्योपैथिक हर काम के लिए या नेगेटिविटी है तो या पॉजिटिविटी है, आप देख ले क्या करना है। आप एक हफ्ता नेगेटिविटी लोगों में बैठे, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल वही काम शुरू करने में
आप दलीलें देंगे, दलाइल देंगे, उनका हामी बनेंगे, उनका साथ देंगे, तो आप भी नेगेटिव लोग। आप पॉजिटिव लोगों में बैठे, आपके अंदर अच्छी चेंज आनी शुरू हो जाती। तो आज होम्योपैथी का बीज लगाए ना अपने अंदर, तो फिर देखें कि मैंने करनी होम्योपैथी है, मैंने पढ़नी होम्योपैथी है, मैंने आज ये दवाई पढ़नी है, मैंने रोज की एक दवाई पढ़नी है, और रोज की एक दवाई मैंने 3-4 किताबों पे पढ़नी है। महीने में 20 दवाइयां पढ़े, 25 दवाइयां पढ़े, आप खुद देखें आपका जो मैथमेटिका का नॉलेज है कहाँ जाता है, बहुत आगे तक चला जाएगा। तो अपने माइंड पे जोर दें, क्योंकि हमारा होम्योपैथिक तरीका इलाज ही माइंड का है, इसलिए माइंड पे जोर करें, अपने माइंड को होम्योपैथिक बनाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। एलोपैथिक में क्यों इतने लोग हैं, क्यों इतना रिसर्च है, क्यों इतने लोग हैं, क्योंकि उनका माइंड मैट्रिक्स से बना होता है। मैट्रिक्स से भी पहले, अभी छठी बच्चे हैं, छठी में क्लास है, माँ कहते हैं आपको डॉक्टर बनाएंगे, किसने नहीं कहा होम्योपैथ बनाएंगे। होम्योपैथ के डॉक्टरों के बच्चे को भी वो नहीं कहते होम्योपैथ बनाएंगे, एलोपैथ बनाएंगे। जब ये नेगेटिविटी होगी तो क्या करेंगे मुझे बताएं। स्टडी पे तो कोई कदर नहीं है, आप BHMS करें, आप MBBS भी करें, पढ़ने में क्या मसला। अगर आपका बच्चा लायक है उसको MBBS करें, तो होम्योपैथी भी कराएं। इसलिए अपने माइंड में पॉजिटिविटी, आप होम्योपैथी रखें, आप इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा। क्योंकि आपके दिमाग में जो आज होना है वो हो जाना है, ये मैं हर बार कहता हूँ, मैंने चीजें आजमाई हुई हैं, जो आपने डाला है वो आज हो जाएगा। कहने को एक मजाक लगता है कि ये कैसे होगा, आप सोच के तो देखें। अब आप सोचें कि मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है, 2-4 साल में गाड़ी आपके हाथ की होगी। आप सोचें कि आज से मैंने तहिया किया कि मैंने जो क्लिनिक खोलना है वो 5-10 मरले का होगा, आप 5 साल बाद देख लीजिएगा, आपके हालात ऐसे पैदा होंगे। चाहे आप 10 मरीज ही देख रहे हैं, अल्लाह ना करे, क्लिनिक 10 मरले का हो जाएगा। दिमाग में जो चीज फिट कर ली वो हो जानी है। आपको ऐसे कोई फैसिलिटेट कर देगा, आपको जमीन दे देगा, जगह दे देगा, बनाओ क्लिनिक में। ठीक है, 10 मरीज हैं, 15 मरीज हैं, एक मरीज ठीक करेगा अल्लाह ताला, वो मरीज ही कहिए ये मेरी जगह आप इस्तेमाल। तो इसलिए जो आज दिमाग में डालें, आपकी उम्रें एजिज अभी कम है, अल्लाह ताला बहुत आपको उम्र दे, बहुत लंबी सेहत दे, और आप देखेंगे कि चंद सालों में वो चीज जो आज आप हासिल नहीं कर सके, चंद सालों में आप कर सकते हो। चला कर लें। अब हम हर लेक्चर से पहले अल्लाह ताला की सिफ्त का बयान करते हैं। आज के जो अल्लाह का नाम है अस्सलाम जल्ला जलालहू, अस्सलाम। अब ये देखिए कि सलाम का मतलब है सलामती वाला, सलामती वाला। अब यह है कि सलामती वाला क्या है, कि अल्लाह ताला हर चीज से, हर किस्म के ऐप से, हर ऊंच नीच से पाक है, और अल्लाह ताला खुद सलामत है, और ये सलामत रहेगा, सलामत है, सलामत रहे है, और सलामत था और सलामत रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला है, वो सलामत ही रहेगा। बाकी आप देखिए कि हमारा मजहब क्या कहता है कि आप जिसको मिले कहें अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। जवाब में वो भी आपको कहता है वालेकुम अस्सलाम, आप पे भी सलामती हो। इस सलामती के कितने फायदे हैं। आप दुआ मांगते हैं वो भी एक किस्म की सलामती है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली आप अस्सलाम का विद करेंगे या अस्सलाम वालेकुम बहुत कहेंगे, तो आप खुद मुख्तलिफ आजमाइशों से बचे रहेंगे। अल्लाह के नामों की जो हकीकत है उसमें छुपे हुए कुछ ताकतें हैं, छुपी हुई शफाएं हैं, छुपी हुई आपको नेमतें मिलती हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपने सुबह अपने घर में सलाम कहा है कि नहीं कहा, आपके मरीज आ रहे उनको सलाम कहा, रास्ते में कितने बंदे मिले उसमें सलाम मिला है, आपका चौकीदार है उसको आपने सलाम किया, आपका बार और चौकीदार है उसको सलाम किया, इससे कोई बुराई तो नहीं। अगर वो जवाब में आपको भी कह रहा है तो वो किस खुशी से कह रहा होगा, सोचिए। आप अपने से कम लेवल को जब सलाम पहले करते हैं
तो वो किस जज्बे से, किस खुशी से आपको जवाब देगा। शायद आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, उसके जवाब में हो सकता है 10-20 गुना आपको ज्यादा सलामती की दुआ मिले। सलाम का विर्द करते रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। और अगर नहीं करते, आपकी सलामती नहीं होती। आप अस्सलाम का विर्द करेंगे, अस्सलाम वालेकुम करते रहेंगे, आप बचे रहेंगे। वरना हो सकता है कि आपके अपने ही आपको मार दें। अगर सलामती नहीं होगी, आपके अपने अंदर मारे। कितने वाकयात हुए हैं कि उनके अपने चौकीदार, उनके अपने गार्डों ने मार दिया। आप सलाम करते हैं, आपको सलाम करते हैं, कितने सलाम होते हैं, आप रोज कितने हादसों से बचते हैं। वरना आजकल की जो ट्रैफिक है, आजकल जो बेहंगम ट्रैफिक है, आपकी जो वाकयात हैं, जो हालात चल रहे हैं, तो आप देखिए किस तरह आप जिंदा हैं फिर भी रोज सलामती से वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप अस्सलाम वालेकुम करके गए हुए हैं। आपके ही पालतू जानवर, आपके पालतू जानवर घोड़े हैं, कुत्ते हैं, शेर हैं, सांप हैं, लोग पालते हैं। भैंसे हैं, ऊंट हैं, कितने खतरनाक जानवर हैं। उनकी एक अगर टांग पड़े आपके सीने पे तो आप फारिग हो सकते हैं। और कितने लोग होते हैं, बहुत कम। जब आप सलाम करते रहेंगे, आप पे सलामती आती रहेगी, तो आपकी से जो आजमाइशें, जो वबाएं, वो दूर होती जाएंगी। आप हर किस्म की मुश्किलात से बचे रहेंगे। रोज आप बाहर जाते हैं, आप देखिए कितनी दफा बचते हैं। हर लम्हे आप बचते हैं, क्योंकि सलामती आपके साथ होती है। जिस दिन सलामती उठती है, उस दिन आप पे कोई आजमाइश आ जाती है। आपका अपने ही आपको मार देता है, आपका अपने ही धोखा दे देगा, अपना ही दोस्त, अपने ही रिश्तेदार आपको धोखा दे जाएगा। अगर आप दिल से सलामती कह रहे हैं, तो आप इससे सलाम रहे हैं। आप अगर सलामती का विरोध करते हैं, तो सलामती के लिए आप देखें कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उस वक्त सबसे ज्यादा परेशान होता है। आपको पता है, जब वो 9, 10, 9.5 महीने के बाद माँ के पेट से आता है, तो उसको एक नई मखलूक नजर आती है, एक नई दुनिया नजर आती है। वो डर रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो बड़े आराम से रह रहा था, कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन से लोग देख रहे हैं, कौन मुझे छेड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो परेशान होता है। उस वक्त भी वो दुआ करता है, या अल्लाह मुझे इनसे बचा। फिर जब मरता है, फिर भी परेशान होता है। जब उसको फरिश्ते लेने आते हैं, फिर भी परेशान होता है कि ये मैंने तो पहले कौम नहीं देखी थी, ये मखलूक तो नहीं देखी, ये कहां से आ गई। वो फरिश्ते भी हैं जो अच्छी खबर देंगे, वो भी हैं जो नहीं अच्छी खबर देंगे। जो अच्छी खबर देंगे नेक आदमी को, वो क्या कहेंगे, वो आके कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ते आपको कहेंगे। अगर फरिश्ते ने सलामती भेज दी, तो आप जनती हैं, याद रखिए। और आप जनती नहीं है, तो फरिश्ता आपको सलाम नहीं कहेगा, आपको यही खबर में पता चल जाएगा। और फिर क्यामत के दिन जब आप उठेंगे, उस दिन बड़ा परेशान होंगे, क्यों हो, ये तो सुना था, सब कुछ सामने आ गया, अब क्या बनेगा। लेकिन अगर सलामती है, तो हर जगह सलामती हो जाएगी। तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा सलामत है, जिसमें कोई ऐब नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। उसको आप सलामती नहीं कह सकते। पता है, अल्लाह को अस्सलाम वालेकुम नहीं कर सकते आप, वो तो है ही सलामत, उनमें तो ऐसी कमी नहीं, वो है ही सलामत। एक दफा अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा को सलाम भेजा था, अगर आपने पढ़ा हो। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, मैं इनको वालेकुम सलाम कैसे कह सकती हूँ, वो खुद सलामत। तो आप हजरत जिब्राइल को वालेकुम सलाम कहते थे, आप दूसरे फरिश्तों को वालेकुम सलाम कहते थे, आप पैगम्बरों को वालेकुम सलाम कहते थे। अल्लाह को वालेकुम सलाम नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा सलामत वाला खुद है। अगर आप उसके नाम से, उसकी सिफ से आप ये विर्द करते हैं, तो आप भी सलामत रहेंगे। सलामत का मतलब है कि आपकी जो जिंदगी है, आजमाइशों से बची रहेगी, मुसीबतों से बची रहेगी, और आप अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे सलामती के साथ। ठीक है जी। अब आप देखिए कि आज का जो रूब्रिक है, माइंड रूब्रिक, हम हर दफा कोई ना कोई माइंड रूब्रिक करते हैं,
क्योंकि इसके अलावा होम्योपैथी इनकम्प्लीट है। अब जो मर्जी कर लें, जो मर्जी दे दें, जब तक माइंड पे सिम्टम नहीं मिलेगी क्रॉनिक मर्ज ठीक नहीं होगा। और बाज औकात आप टू बी वेरी करेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करके देते हैं तब भी नहीं ठीक होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुछ के लिख दिया कि इसने ठीक होना ही नहीं। पैलिएट हो सकता है लेकिन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप देखिए कितने पेशेंट है हेपेटाइटिस बी सी के नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दोबारा भी नहीं होता। HIV के ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक होते। इस तरह की पुरानी जो जेनेटिक्स के जरिए आ रही हैं प्रॉब्लम, बात का नहीं ठीक होती लेकिन ठीक भी हो जाती है। तो जब माइंड पे जाएंगे तो ज्यादा ठीक होगा। मसला ये कि आप माइंड पे जा नहीं रहे हैं, हम बातों पे जा रहे हैं, हम इशारों पे जा रहे हैं। ठीक है, होम्योपैथी की एक इशारों की जुबान भी है, वो भी माइंड बन जाती है। तो जब आप माइंड का इलाज करेंगे तो क्या होता है कि उसके जहन में एक चीज ऐसी, टू बी क्लियर करने के लिए ऐसी चीज घुसी होती है जो उसको ठीक नहीं होने देती। मसलन एक चोर है, उसे चोरी करनी है, उसके जहन में आ गया पीछे से चोर आ रहे, नमाज पढ़ता है, दाढ़ी रखी हुई है, अफसर है, वो जरूर अपने ऑफिस का पेंसिल पेन चोरी करके घर ले आए, कागज चोरी करके ले आए, कोई और चीज करके ले। जब तक उस वो काम नहीं करेगा उसको अंदर से सुकून, और क्या दलाल देगा, ये तो मेरा हक बनता है, ये मेरा हक बनता है, मेरी तनख्वाह में है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया। जब तक वो नहीं करेगा वो ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने दूसरों को छेड़ना ही छेड़ना कि नेचर है ये, कि जब कोई फंक्शन होगा उसने बीच में अपनी रुकावट डालनी ही डालनी है। खानदान में होते हैं ना ऐसे लोग। तो जब तक आप माइंड का नहीं इलाज करेंगे तो नहीं ठीक होगा। इसलिए हम सबसे पहले माइंड पे बात करते हैं कि अल्लाह करे कि माइंड के जरिए सारी इलाज करे और ठीक हो जाए। तो माइंड में अगर गुस्सा आ गया तो उसने गुस्सा दिखाना ही दिखाना है। माइंड में अगर उसकी ये बात घुस गई है कि मैं सबसे सीनियर हूं, तो हर जगह यही शो करेगा कि मैं सीनियर, चाहे वो एक जूनियर क्लर्क हो। आप देखेंगे को जूनियर क्लर्क आपके पास आएगा, पेंट कोट पहनी होगी, चाहे लंडे से 300 रुपए के लिए लेगा पेंट कोट, कि मैं अफसर लगूं, मैं क्लर्क लगूंगा, टाई बांधी होगी। जबकि वो जेन्युइन अफसर उसी का अफसर ग्रेड 17-18 का हो सकता है, आम शुरुआत भी नहीं दिखता, उसने कभी सूट भी ना पहना हो, लेकिन इसके दिमाग में आ गया कि मैंने अफसर बनना, टू बी लुक एन ऑफिसर, ये भी एक माइंड है। तो उसको जब तक वो दवाई नहीं देंगे, चाहे उसकी जो बीमारी हो मुकम्मल ठीक नहीं होगी, क्योंकि माइंड में उसके बस चुका है। और माइंड में जब ये चीज आपके ट्रेवल कर रही है, अंदर पैदा हो रही है, ये बीज आपने उसका डाल दिया है। कई लोग बच्चों को खुद लाड कर करके खराब कर देते हैं, कुछ जेनेटिकली आ रहा होता है। तो फिर जब आप देखें माइंड की दवाई देते हैं तो वो ठीक होता है। एक मरीज था, बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि वेल नोन डॉक्टर आपकी रावलपिंडी इस्लामाबाद है, अगर उसने कहीं सुन लिया वो समझ तो जाएगा। उसका माइग्रेन नहीं ठीक हो रहा था, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी, वो नहीं ठीक हो रहा था, उसका सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था। पूरे अस्पतालों में उसकी वाकफियत, हेड था, जहां मर्जी जाके फ्री ट्रीटमेंट करा, नहीं ठीक हो रहा था। कई डॉक्टरों के पास गया, नहीं ठीक हुआ, कहता है मैं वक्ती ठीक हो गया। अब इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उसको बहुत पुराना जानता था। जब उसने कहा मैं फलां डॉक्टर से भी होम्योपैथ इलाज कराया, फार्म भी कराया, फार्म का, मुझे तो नहीं आराम है। मुझे उसकी नेचर पता थी, उसकी सर्वाइकल प्रॉब्लम, फिफ्थ ट्राइजेमिनल न्यूराइटिस उसको था, वो प्रॉब्लम,
उसकी वजह से चेंजेस आ गई उसकी एमआरआई ब्रेन में। अब जब वो नाम ले रहा है डॉक्टरों के, तो ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने तो बीमारी को छोड़ा कि छोड़ो, फिर ट्राइजेमिनल होगी, अपनी जगह होगी, न्यूराइटिस अपनी जगह होगा, जरूर होगा, माइग्रेन होगा, सर्वाइकल होगा। और भाई दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज कराया, डॉक्टर से इलाज कराने ठीक हुआ, बेहतरीन होम्योपैथी से इलाज कराने ठीक हुआ, तो कहीं कोई चीज तो फंसी हुई है ना। मेरे पास आया, मैंने कहा यार मैं दवाई देता हूँ, फिर क्लिक किया ना कि मैं भी भाग सकता था। वो बंदा जो था, 1 टका खर्चने वाला नहीं था, 1 टका। और इसकी हमारी दवाइयां दो आती हैं, एक आर्सेनिक, एक लाइको, मैंने सिर्फ वो दी, सब प्रॉब्लम ठीक है। अब कहाँ आर्सेनिक, कहाँ लाइको, कहाँ आपका सर्वाइकल, कहाँ आपका फिफ्थ ट्राइजेमिनल यूराइटिस, कहाँ आपका माइग्रेन। उसकी दवाइयां ये बनती थी, हिस्ट्री पता था, और टका अभी भी नहीं खर्च करता, लेकिन मर्ज ठीक हो गया। और अगर और 2-4 महीने 6 महीने दवाई खाई, टका खर्चेगा इंशाल्लाह। ये मुझे पूरी यकीन है। देखिए हमारी कितनी दो बढ़िया दवाई, लाइको और आर्सेनिक, क्या क्या है, यानी कितने मरीजों को दी। कहाँ गई आपकी थेराप्यूटिक्स मेडिकल, कहाँ गई आपकी पैथोलॉजिकल, माइंड पे काम आ रहा है। और कहाँ इतना बड़ा डॉक्टर, कहाँ कहाँ से इलाज कराए, कहाँ से टेस्ट कराए। तो ऐसा हमें हर केस में करना पड़ेगा, तो हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये देखिए जो आज का है ऑक्यूपाइड ऑब्जेक्ट विद अराउंड, इसके अल्फाज में चेंज हो सकता है, क्वेश्चन टेस्ट मुझे सही तरह याद होगा कि नहीं। ऑक्यूपाइड विद ऑब्जेक्ट विद अराउंड, उसके आसपास जो चीजें हैं वो उन्हीं में उलझा रहता है। इसका मतलब यह है कि वो उसके जो आसपास चीज है उन्हीं में उलझा रहेगा, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलेगा। आपको अभी आते हैं इस तरह के, तो अगर इस तरह की सिम्टम आएगी, वो ठीक होगी, तो चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको रिमेटिज्म है, चाहे उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे उसको ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे कोई खतरनाक डिजीज है, इस पे जब दवाई जाएगी, अगर वो इस पे उतर रहा है तो ठीक हो जाएगी। अब कैसे पेशेंट आते हैं आपको, कि आएगा तो जी मेरा पेशाब रुक जाता है, प्रोस्टेट बढ़ गया, मैं ये तेल से दवाई खा रहा हूँ, ये तेल से नहीं ठीक हो रहा, आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रहा है, मेरा पेशाब रुक गया, किसी ने कहा फ्री हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। तो अब आप उसकी सिम्टम लिख रही है, आपके जेहन में आ गया प्रोस्टेट इनलार्ज, आपने जनाब साइबर सेलुलर सबसे नंबर 1 लिखी, जो कि चलती है, फिर आपने स्टाफिस एग्रिया लिखी होगी, टिमाफिला लिखी होगी, पल्सरटिला लिखी होगी, कोनियम लिखी होगी, कास्टिकम लिखी होगी, ठीक है ना। जी तो कह रहा है मैं ठीक नहीं हो रहा, तो आपने हिस्ट्री भी ले ली, आपको मिला भी कुछ नहीं, और वो ऐसी हिस्ट्री, इसमें आप ये सवाल भी नहीं कर सकते। मैं तो काफी हद तक सवाल करता हूँ मरीजों से, लेकिन बाज़ का आपके जेहन में नहीं आता ये सवाल मैं करूँ, भूल जाते हैं हिस्ट्री लेते वक्त। लेकिन एक दिन जब उसकी बेगम साथ आती है, वो फिर कहता है ये आज आई आपके पास मेरी शिकायतें लगाने, आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है लगाओ शिकायत। उससे मैं पूछता हूँ भाई तो गुस्सा आता है, ये कुटते हैं, मारते हैं, ग्रीफ करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। वो आगे से कहती है इनको अपनी मोटरसाइकिल से इतनी मोहब्बत है, ये उससे जुदा होते ही नहीं। जब देखो मोटरसाइकिल को दिल आप ठीक कर रहे हैं, बैठे मोटरसाइकिल लेके, शुक्रिया भाई, मेहरबानी।
मोटरसाइकिल लेके बैठे उसके पहिए चमका रहे हैं, ब्रेकें चमका रहे हैं, उस पर पॉलिश कर रहे हैं, ये इससे जुदा होते ही नहीं। गाड़ी है तो गाड़ी पे लगे रहते हैं, दफ्तर से आए गाड़ी खोल ली, कभी गाड़ी ठीक कर रहे हैं, कभी गाड़ी चमका रहे हैं, कभी गाड़ी धो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और घर में तो कई हमेशा लूडो ही खेलते रहते हैं बैठे, तो शौक ही है, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, बस जो उसके सराउंडिंग में आसपास चीजें उन्हीं पे ऑक्यूपाइड कर रहा है अपना साथ। या दो चार दोस्त हैं नजदीकी, बस वो बुला लिए, उधर बैठा गप्पे लगा, या जब देखो ताश ही खेल रहा है जी, या जब देखो घर के काम कर रहा है, वैसी चौंकी उठा ली, दो तोड़ी पकड़ ली, ठका ठका कर दिया, ठीक थी तब भी, वैसे ही नलका खोल के बैठा है, इसकी एक धार खराब थी, खोल दो नलका। अब ये देखिए कि ये सिम्टम कैसे पूछेगा, आप क्या करेंगे, लेकिन एज ए होम्योपैथ तो आपको पूछना पड़ेगा। और जब आप उसको देंगे, इसकी दवाई है कार्बोनियम सल्फेट, जब आप ये देंगे तो उसका पास्टर ऐसे ठीक होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी हेल्पिंग मेडिसिन तो आप पहले ही दे रहे थे उसको पैलिएट करने के लिए। तो अब जब ये आप देंगे कार्बोनियम सल्फेट उसको, जो उसकी माइंड की बनती है, तो आप देखेंगे कि वो अगले 10 दिन में 15 दिन में आएगा, कहेगा जी हाँ जी मेरा मसला ठीक हो, और मसला ठीक हो गया, साथ साथ उसकी जो मोहब्बत मोटरसाइकिल से थी वो छूट के उसकी मोहब्बत बीवी की तरफ भी चली जाती, बच्चों की तरफ चली जाती है, पॉजिटिव कामों की तरफ चली जाएगी। तो वो मेरे फिर कहाँ तक उसको ठीक कर दिया, देख ले कि जब माइंड ठीक हुआ तो कहाँ तक उसने अपने आप को चेंज किया। इस सिम्टम पे प्रोस्टेट तो उसका फौरी तौर पर ठीक होगा, लेकिन वो आते आस्ता आस्ता छूटेगी, लेकिन छूट जाएंगी। जैसे हमारे पास कितनी मेडिसिन है जो हम देते हैं, जैसे अगर चाय पीता है कोई बहुत ज्यादा, तो उसकी दवाइयाँ तो क्लेडियम भी है, नक्सामिका भी है, टोबैकम भी है, मैं थिया देता हूँ, और थिया ने मुझे शायद ही कभी नाकाम किया। अगली दफा आके कहते हैं पहले अगर वो कहते हैं जी चाय का नशा है जी, मैं चाय की तरह कप रोज पीता हूँ या पीती हूँ, और आप पूछे आपको चाय का नशा, कहते हैं हाँ। आप इस इंतजार में होते हैं कोई आए और चाय बने, कहते हैं हाँ। मेहमान एक कप पिएगा, मैं दो पीऊंगी, मैं बड़ा बग्गा पीऊंगी। आप थिया दें, देखिए वो छोड़ देते हैं चाय, और जब 15 दिन 20 दिन महीने बाद आएंगे, आपने तो पूछेगा आप चाय कब पीजिए, वो तो मैंने छोड़ दी, कहा महीना पहले क्यों नहीं छोड़ी थी, तो जब थिया अंदर गई है तो दवाई छोड़ दी। तो यहाँ तक काम करती है, किसी की सिगरेट छुड़ानी है, तंबाकू छुड़ाना है, 5 रुपए टोबैकम दें आप 30 में, देखिए छूट जाती है। इस तरह की और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी जो इस किस्म की आदत है, नशे, उनको छुड़ा लेती। तो मर्द कोई भी हो, अगर वो ऑक्यूपाइड है अपने अराउंड की चीजों से, तो उसकी दवाई कार्बोनियम सल्फेट है, ये याद रखिए। अब देखिए हमारी जो आज की दवाई, इससे पहले 2 साल छोटी छोटी दवाइयां हैं, एसिड ऑक्सैलिक हमारी दवाई है, ऑक्सैलिक एसिड। ये उससे पहले एक दवाई ऑक्सीडेंड्रान, ऑक्सीट्रोपिस, यहाँ छोटी छोटी दवाइयां। ऑक्सीडेंड्रान 3 4 लाइनों की है, लेकिन है बड़े काम की दवाई। इसके केस आपके पास बहुत आते हैं। ऑक्सीडेंड्रान जो है ये हर किस्म की ड्रॉपसी में काम आती है। आपकी जहां भी कहीं पानी जमा हो गया है, तो ये पानी को वहां से निकालती है। जैसे एलोपैथिस्टों के पास वो पैराटिक मेडिसिन होती है, ये उसकी जगह और उससे भी अच्छा काम करती है। लेकिन ये ऑक्सीडेंड्रान क्यू में अच्छा काम करेगी, याद रखिए। मैंने इसको क्यू में भी देखा है, पोटेंशियल में भी देख के देखा है, और ये काम करती है। अब जब किसी को प्रॉब्लम हो ना एडीमा की, ड्रॉपसी, एक ड्रॉपसी होती है, ड्रॉपसी में एडीमा भी होता है।
उसके बाद एसाइटिस भी होती है, पेट में पानी, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये अच्छा बेहतरीन काम करती है। अब ये स्वेलिंग, ये एडीमा, ये ड्रॉपसी, ये एसाइटिस आपको लीवर की वजह से भी हो जाती है, आपको हार्ट की वजह से भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और अक्सर मरीज आपके पास आते हैं कि आपका फैटी लीवर भी है, लीवर भी खराब है, उनके गुर्दे भी खराब हो रहे हैं, गुर्दे डायलिसिस कराते कराते उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, फिर पानी पड़ना शुरू हो जाता है, फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो उसके लिए आप अगर ऑक्सीडेंड्रान उस मरीज को लिख दें, साथ में ऑक्सीडेंड्रान भी और साथ लियाट्रस पाइकाटा भी लिखता हूँ, एस्केलैप्स सैरिका भी लिखता हूँ। ये 30 में, बाकी 2 क्यू में। ये आप सबको लिख के दें, अल्टरनेट खिलाएं। आप देखेंगे कि उनकी ड्रॉपसी जहां जहां पे भी है पानी वो कम होता जाएगा। पेट में है तो वो भी कम होगा, पाँव में है तो वो भी कम होगा, टांगों पे है वो भी कम होगा। ये ड्रॉपसी में आ जाती है। इस किस्म की चीज़ों में स्वेलिंग होती है, इंजुरेशन हो जाती है कि कभी कभी साइज बढ़ना शुरू हो जाता है आपके थाइस का, आपके बाजू का, आपके पाँव का, आपकी आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, वो भी पानी की वजह से होती है। ये अगर आप तीनों दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, उनको देंगे, तो हर जगह रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मेरी अपनी आजमाई हुई दवाई भी है, बहुत दफ़ा आजमाता हूँ। एस्क्लैप्स सैरिका, ASCLEAPIAS। जी, एसाइटिस है, ड्रॉपसी है, स्वेलिंग है, पोटेंसी इसकी 30 है, बाकी क्यू में। लेकिन ये क्यू इम्पोर्टेड काम करते हैं, लोकल भी करते हैं। लोकल लेट करता है, इम्पोर्टेड ज्यादा करता है। बहुत से पेशेंट को मैं लिख के भी दे देता हूँ कि बाज़ का मेरी अपनी प्रेस्क्रिप्शन की चल रही होती है, साथ ये भी जरूरत पड़ जाती है, मैं लिख देता हूँ, अपने पास से भी दे देता हूँ। तो बहुत से पेशेंट को जो मुसीबत के मराहिल हैं, जैसे पेट में पानी है, सांस नहीं आ रहा, पेशाब रुका हुआ है, ये चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उनकी थोड़ी अच्छी गुजर जाती है। और शुरू में अगर ये दी जाए, अक्यूट केसेस में ड्रॉपसी हो जाए, सर्टिस हो जाए, तो इसमें भी इस दवाइयों से ठीक भी हो जाती है। और साथ अगर आप माइंड का इलाज कर रहे हैं, गुर्दा है, लिवर है, हार्ट है, तो मरीज मुकम्मल भी ठीक हो जाएगा, चाहे उसकी उम्र 96 ईयर्स की क्यों ना हो, सिम्टम उसकी खत्म हो जाएगी। ये आप जरूर याद रखें। अब अगर किडनी की वजह से होती है तो एपिस है, कैल्शियम है, नेट्राम्योर है, ये आप दे सकते हैं। ठीक है ना, मेन दवाइयाँ और भी हैं। और अगर हार्ट की वजह से होती है तो आसनक है, डिजिटैलस है, आरामेट है। और अगर लिवर की वजह से होती है तो कार्डियस मैरिनस है, कोएशिया है, और मायरिका है, मारिस्टिका, मायरिन, मायरिका है, चिलिया है, नेट्रम सल्फ है। और वैसे भी एक स्वेलिंग होती है, कोई आपको ना लिवर की प्रॉब्लम है, ना आपको किडनी की प्रॉब्लम, ना हार्ट की, यूट्रस की वजह से भी स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अगर लगातार नीचे को बोझ हो रहा है, बीरिंग डाउन सेंसेशन है, नीचे को प्रेशर है, तो फिर उनकी दवाई बेलाडोना, एपिस और रस्टाक्स है। हार्ड स्वेलिंग हो जाती है, बात का आप देखें कि वो उसकी टांग को हाथ लगाए, उसकी पाँव को हाथ लगाए, बड़े सख्त स्वेलिंग होती है। हार्ड स्वेलिंग में फिर चाइना आती है आपकी, आर्सेनिक आती है, फाइट्रोलाका आती है और थूजा आती है। ये इंड्यूरेशन भी कहलाती है और स्वेलिंग भी कहलाती है। अब इसी तरह एक और दवाई है, ऑक्सीट्रोपिस। ये भी बड़ी अच्छी दवाई है और बड़े काम की दवाई है, लेकिन यूज बहुत कम होती है, डॉक्टर बहुत ही कम इसको यूज करते हैं। आपकी स्टैगरिंग गेट है, आपको अटेक्सिया है, आपको लोकोमोटर अटेक्सिया है, आपका इम्बैलेंस है, तो आप ये दवाई दे सकते हैं। और बच्चे जो देर से चलना शुरू करते हैं, चलते चलते गिरते हैं, वैसे तो गैरिकस है, नेट्रम्योर है, ब्रोटेनम है, ट्यूबर है, तो केलिया फाजा है, लेकिन ये बाज का उनसे अच्छा काम करती है। आप देखिए जो बच्चे देर से बैठ रहे हैं, उनको ऑक्सीट्रॉपर दे, वो एकदम बैठना शुरू कर दें। तो देर से चल रहे हैं, उनको ऑक्सीट्रॉपर दे, वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ फिर आप देखें कि रिथायरस भी है, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है बच्चों के लिए।
बच्चों के लोअर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट वीक होते हैं, ऊपर से बच्चा सेहतमंद है, नीचे से वीक है, तो अमोनियम ल्योर भी है, लेथारस भी है। और लेथारस की ऐसी एक प्रॉब्लम है कि अक्सर बच्चे आप देखेंगे जब चलते हैं कमजोरी की वजह से, किसी वजह से, तो वो पंजों पर चलते हैं, वॉक ऑन टोज। तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल करें, वो बड़ी लेथारस वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बाद आप देखिए कि ऐसे आते हैं कि कई लोग बड़े भी आके कहते हैं जिनको शुगर हो जाती है, कहते हैं जी हमारे पाँव में तलवों में ऐसे जैसे सुइयां चुभती हैं, हम चलते हैं तो हमें लगता है कि कीलों पे चल रहे हैं। उसकी दवाई यूपियान। और कई ऐसे मरीज आते हैं शुगर के आपके पास कि हमारे पाँव ऐसे हैं कि जैसे हम किसी कारपेट पे चल रहे हैं, जबकि हम सख्त जमीन पे चल रहे होते हैं, कि हमें ऐसे लगता है कि हम किसी कुशन पे चल रहे हैं। उसकी दवाई है सीकेल कार। ये अमूमन शुगर के पेशेंट हैं, उनमें आ जाते हैं और चीजों में आ जाते हैं। और 1M30 आपकी जो है ना लेडीज प्रॉब्लम में यूपीएन, कमर दर्द है, आपकी फीमेल इनफर्टिलिटी, उसमें मैं सीएम कराता हूँ। लिकोरिया है, नीचे को बोझ है, ये सीपीएस से भी बात का अच्छा काम करती है, आरामेट से भी अच्छा काम करती है, लिलियमटिक से भी बात का, बेलाडोना से भी अच्छा काम कर जाती है यूपियान, और इनफर्टिलिटी भी दूर करती है। और एक जैसे वो चल रहा है जनाब, जैसे वो कहता है जी मैं चल रहा हूँ, जैसे बहुत ही नरम कोई चीज है। नरम चीज क्या होती है, वो क्या बनती है, शहतूत कैसे, रेशम। इतना नरम जैसे मैं रेशम पे चल रहा हूँ। असल में वो पैरसून होते हैं, उसकी कैफियत अलग अलग होती है। अगर वो कह रहा है मैं रेशम पे चल रहा हूँ, नरम वूल में चल रहा हूँ, तो जेंथक्साइलम दवाई है उनकी। ये ऑक्सीट्रोपिस बहुत अच्छा काम करती है बच्चों की कमजोरी में, हड्डियों की कमजोरी में, और लोकोमोटर टैक्सिया वगैरह वगैरह में बड़ा अच्छा काम करती है। अब जो हमारी आज की मेडिसिन है, एसिड अक्सालिक, एसिड एक्सालिकम भी कहते हैं, एक्सालिकम एसिडम भी कहते हैं, इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब देखिए एसिड ऑक्सालिक, ये भी बहुत कम यूज होती है, लेकिन बहुत मजे की मेडिसिन है। बहुत से क्रॉनिक केसेस से रिकवर हुए हैं, सिक्योर हुए हैं, अल्लाह ने कोर किए, ठीक हुए हैं, और बड़ा अच्छा इसने रिस्पांस दिया है, और मरीजों को बड़ी मुसीबत से निकाला है। अब देखें कि इसकी अलामत सबसे ज्यादा क्या है पता ना आपको, कि सोचने से मर्ज ज्यादा हो जाए। ये भी एक अजीब अलामत है कि सोचने से उसी मर्ज के खिलाफ, बजाय एंटीबायोटिक बनने के, एंटीबॉडीज बनने के, मर्ज की जरासीमों की मिकदार ज्यादा हो जाती है। बैक्टीरिया वायरस ज्यादा करते हैं, कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है। और जब सोच रहा होता है मुझे आज सर दर्द नहीं हुआ, साथ ही सर दर्द शुरू हो जाएगा। टांगों का दर्द ठीक था, इतने दिन से सोच रहा हूँ मेरी टांगे का दर्द ठीक है, सिर्फ जेल में आज हुआ नहीं, आधे घंटे में दर्द शुरू हो जाएगा। ऑक्सीट्रोपिस की भी यही अलामत है। और ख्याल आने से मर्ज ठीक हो जाए, कौन सी दवाई है, बेटर बाय थिंकिंग कैम्फर। वो सोचे उसका मर्ज ठीक हो जाए, तो वो कैम्फर है। अब देखिए कि इसकी जो थॉट्स हैं वो यही हैं कि आप खुद ठीक भी हो सकते हैं, खुद बीमार भी हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं मुझे ये नहीं हुआ, वो हो गया। इतने दिन हो गए वॉमिट नहीं हुई, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। इतने दिन हो गए मुझे जलन नहीं हुई, जलन शुरू हो जाएगी। चाहे वो दवाई खा रहा है, कंट्रोल है, उसे सोचा ओहो ये तो ठीक हो गया, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, शुरू हो गई। ये खुद ही बीमार करता है, खुद ही ठीक करता है अपने आप को। अब एसिड एक्सालिक है क्या चीज है,
ये इतनी इग्नोर दवाई हो रही है और इतनी अच्छे से काम करती है कि आप सोच नहीं सकते। आपकी जितनी नर्व्स हैं उस पर बड़ा अच्छा कंट्रोल, ये आपकी नर्व्स को ताकत देती है, आपकी नर्व्स को एनहेंस करती है, आपकी नर्व्स को सेहतमंद करती है। 60-70 साल आदमी को एक दफा 40 तक ले आती है। कैसे ले आती है? ये ताकत देती है आपको, स्ट्रांग को, आपकी हिम्मत को, आपके दिमाग को। ऑक्सैलिक एसिड है क्या? ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल होता है आपके घरों में, आपके ब्लीच पाउडर में होता है, आपके जितने क्लीनिंग मटेरियल हैं उसमें होता है, किसी चीज को चमकाना हो इसमें होता है, किसी की रस्ट उतारनी हो उसमें होता है। ये सफाई करता है, चमक देता है। जहाँ जंग लगा हो वहाँ एसिड एक्सालिक काम करता है, फोटोग्राफी में एसिड एक्सालिक काम करते हैं, और जो नालियां बंद हो वहां भी शायद एसिड एक्सालिक काम करती है। किसी चीज को चमकाना हो उसमें एसिड एक्सालिक काम करती है। तो ये बेसिकली आपके नर्व्स को चमकाती है और सेहतमंद करती है। और ये इतनी बड़ी दवाई है कि बाज का ऐसे मर्जों को ठीक कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते, कि जिनका ना सिरा है, ना कोई सारा है, ना कोई पाँव है, सिर्फ सोचने से ताल्लुक रखते हैं। सोचा तो हो गया, सोचा तो हो गया, और मैक्सिमम लोगों को सोच पे हो जाता है। औरतें इसकी बहुत मीरा होती हैं। जैसी सोचती है हमारा मर्ज ठीक है, उनको दोबारा हो जाता है। मेनोरेजिया क्या है, मेट्रोरेजिया क्या है? उन्होंने कहा हो 2 दिन हो गए ब्लीडिंग नहीं हुई, मैं तो ठीक हो गई, अगले दिन ब्लीडिंग शुरू हो गई। कैसी माइंड की अजीब इसकी सिम्टम। बात का पेन इसकी इतनी सख्त होती है कि नाकाबिल बर्दाश्त होती है, वहां भी काम करती है। लेकिन आप ये देखें कि जब आपके नर्व पे ये काम करेगी तो ये नर्व पे कहाँ कहाँ है या काम नहीं करती। आपको पता है न्यूरोपैथी एक चीज होती है, बीमारी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है। इसके अलावा आप देखें कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी है, फोकल न्यूरोपैथी है, ऑटोमोनिक न्यूरोपैथी है। कि ये हर किस्म की न्यूरोपैथी का मतलब है कि आपके नर्व में कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैंने भी बताया कि ये ज्यादातर आपको बताया कि अगर पाँव में वूल पे चल रहा है, रेशम पे चल रहा है, तो ज़ेंथेक्सालम दे। ये भी शुगर वाले पेशेंट की ज्यादा लामत। अगर सुइयों पे चल रहा है, सिकेल का रहा है, ये भी उन्हीं के लामत। ये आपके हर जगह न्यूरोपैथी जहां जहां होती है वहां ये काम करती है, और जितने नर्व आपके बीमार होते हैं उनको सेहत देती है और ताकत देती है। अपनी माइंड की सिम्टम पे तो ये बिल्कुल 100% ओके कर देती है उस मरीज को, चाहे उसको 10 बीमारियां लगी हुई हैं। तो जिसम में दर्द रहता है, उसको फाइब्रोमाइल्जिया है, वो जब सोचता है कि मुझे दर्द नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, थोड़ी देर में शुरू हो गया, तो वहां से लग जाए। और बड़ा ही बेहतरीन ये काम करता है। इसमें आप देखें कि इस दवाई में लोकोमोटर टैक्सी है। अब अटैक्सिया किसको कहते हैं? लड़खड़ाना, कंट्रोल ना करना, इम्बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस। और हमारे पास कितनी अजीबो गरीब दुआएं आपको पता है, दूसरे सिस्टम में नहीं है। अरबों का रिसर्च है वहां, कुछ नहीं दवाई। पार्किंसन डिजीज चले जाएं, न्यूरोपैथी पे चले जाएं, क्या दे रहे हैं? मल्टीविटामिन। क्या दे रहे हैं? सप्लीमेंट्स। क्या दे रहे हैं? विटामिन, पेन किलर। भाई अरबों रुपए की रिसर्च यार। तो उधर एक डॉक्टर हानेमन की रिसर्च, तो सोचे तो सही, किस सिम्टम पे वो रिसर्च कर रहा है, किस सिम्टम पे क्या क्या दवाई दे रहा है। तो न्यूरोपैथी पे बात हो रही थी। न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, फोकल न्यूरोपैथी है, कि किसी आर्गन में न्यूरोपैथी है, किसी आर्गन के ऊपर न्यूरोपैथी, किसी आर्गन के दूसरे हिस्से में। आपके पाँव की उंगलियों पे जलन है, आपके पाँव की उंगलियों पे है, तो वो आपकी प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। ये सारी न्यूरोपैथी का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है।
आपके जो न्यूरोपैथी में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज होती है, कांपना शुरू हो जाता है, ट्रेमर शुरू हो जाता है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, टिंगलिंग शुरू हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, क्रीपिंग सेंसेशन होती है। इन सब की मेडिसिन हमारे पास है। अगर टिंगलिंग होती है तो फास्फोरस है, एकोनाइट है, कैंथारस है, अगेरिकस है। अगर नीडलिंग है, सुइयां चुभती हैं, तो आपकी ब्रायोनिया है, काली कार्ब है, एपिस है, अगेरिकस है, ब्रायोनिया। और अगर इनसाइड दी ऑर्गन, वहां नीडलिंग है, वहां सुई चुभती है। एक तो है ना ऊपर सुइयां चुभती हैं आपके सोल्स में, आपके हाथों में, लेकिन आपको लगता है कि अंदर कहीं चुभती है सुई, फिर उसकी एक दवाई सीपीआर लिखी हुई है। लेकिन अगर सुइयां गर्म है तो एपिस काम करेगी, ठंडी है तो गैरिकस काम करेगी, नॉर्मल है तो ब्रायोनिया काम करेगी, अगर अपने वक्त मुकर्रर पे तो काली काप काम करेगी। ये टिंगलिंग की, सुइयां चुभने की तो ये काम करती हैं, लेकिन अक्सर औकात हमें इसके पीछे फिर कोई नोजोल लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? हर आदमी मुख्तलिफ है, हर आदमी की शख्सियत मुख्तलिफ है, हर आदमी की नेचर मुख्तलिफ है, हर आदमी की सोच मुख्तलिफ है। किसी की सोच इतनी बुरी होगी, ऊपर से इतना हैंडसम बना होगा, नेक बना होगा, शरीफ बना होगा, जब तक उसको स्ट्रामोनियम नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। जब तक हायोसाइमस नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। जब तक सल्फर नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। शख्सियात पे आ जाए, पर्सनालिटी मेडिसिन दें कि ठीक हो सकती हैं, ठीक हो जाती हैं, जबकि ये जो डायबिटीज के पेशेंट है बहुत मारे मारे फिर रहे हैं। असल चीज है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कम हो जाती है। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कम होती है, फिर भी अल्लाह ताला ने इतना सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आपकी बाकी मसल्स, आपके बाकी टिश्यू, आपके नर्व ताकतवर हैं, तो उसी में से वो पूरा कर लेते हैं। अपनी खुराक उसी में से ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेज देंगे। लेकिन आपके नर्व भी वीक हैं, ऊपर से ब्लड भी कमजोर है, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी न्यूरोपैथी हो जाएगी, फिर आपकी टिंगलिंग होगी, फिर आपकी नीडलिंग होगी, फिर आपकी क्लीपिंग होगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप एक दफा केस को देखिए तो सही ना बैठ के। अगर क्रीपिंग होती है कि जैसे कोई चीज चल रही है, चूंटी चल रही है, चूंटियां चल रही हैं, सिकल कार है, गैरिकस है, चाइना है, जलसीमियम है, ये दे साथ उसकी देखें टेम्परामेंटल मेडिसिन कौन सी बन रही है आप। माइंड की तो ढूंढे ना, माइंड की ढूंढे, शुगर भी ठीक होगी, आप यकीन करें। आप अगर सिर्फ शुगर के पेशेंट की माइंड ढूंढ लेना, माइंड से ढूंढ दे, ठीक हो जाए। वरना लगे नहीं फिर, जैसे एलोपैथिक लगी है ना अरबों रुपए, आप भी लगे। सर्जियम देते रहे, वक्ती ठीक होगा, आप खुश होंगे, ठीक हो, ये तो 6 महीने साल हो गए सर्जियम खा रहा है भाई। अब सर्जियम काम खत्म करने वाली, फिर क्या करेंगे? एसिड फास्ट शुरू कर देंगे, एक टाइम आएगा वो भी काम खत्म कर देगी, फिर क्या करेंगे? रासायनिक ब्रोम देंगे, वो भी एक टाइम का काम खत्म हो जाएगा। ढूंढे उसकी कौन सी मेडिसिन बन रही है। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया, मिसाल दी है कि लाइको आर्सेनिक दी है, उसकी दर्दें ठीक है, वो खुद ठीक नहीं है। आप माइंड सिम्टम पे देंगे कि शुगर ठीक नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी। अलामतें खत्म, फ्रेश जवान, 70 से 40, 60 से 40, आ गया वापस बैकवर्ड। अब कैसे नहीं ठीक होगी शुगर? भाई लबलबा है जो वो ब्रेकअप हो चुका है, जितना दवाइयों ने उसको एनहांस करना था, ताकत ने दे दी, अब तो वो नहीं कर रहा। लबलबे की उम्र तो 70 साल है, लेकिन अब वो जो बना रहा है वो आपको नुकसान नहीं कर। वो जो इंसुलिन जितनी भी बना रहा है वो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके नर्व स्ट्रांग हो चुके हैं, आपके नर्व उसमें से ले लेते हैं, ताकत हासिल कर लेते हैं, आपको फ्रेश कर देते हैं। कितने ही पेशेंट हैं उनको अच्छा जी चीनी छोड़ दें, ब्राउन ब्रेड खाएं,
आप रोटी छोड़ दें, आप बेसन की रोटी खा लें, ठीक है, आप सब्जियां खाएं, वो सब्जियां खाएं जो जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर वो ना खाएं, आप मीठा छोड़ दें, मीठे फ्रूट छोड़ दें, कि सिम्टम तो ठीक हो जाती हैं। कहेंगे हाँ जी फ्रेश हो गए, शुगर ठीक नहीं होती। शुगर ठीक होगी जब आप उसके माइंड के मुताबिक देंगे, तो फिर वो लबलबा भी ठीक हो जाता है। जब तक माइंड पे, टेम्परामेंटल, उसकी पर्सनालिटी पे मेडिसिन नहीं जाएगी, उसका पैंक्रियाज, उसका लबलबा नहीं ठीक होगा। लबलबा भी मुकम्मल मारा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, टू दी पॉइंट दवाई दें वो ठीक हो जाएगा। जैसे इंसुलिन लगाते हैं लोग, फौरन कहते हैं हाँ जी ठीक हो गया जी, इंसुलिन 400 से 200 पे आ गई जी, 150 पे, अब तो 150 पे रहती है। लेकिन होता वही है कि अब इंसुलिन भी काम छोड़ने वाली, अब आपकी दूसरी दवाइयां भी काम छोड़ने वाली। कितने लोग हैं बेचारे, एक दवाई खा रहे थे, दो खा रहे थे, तीन खा रहे थे, चार चार दवाइयां खा रहे हैं शुगर की, वो खत्म हुई, इंसुलिन पे आ गई। एक इंसुलिन, दूसरी, तीसरी, दिन में 4 दफा लगा रहे हैं, 4 दफा सुइयां चुभ हो रहे हैं। मेहनत करें भी उन पे, रहम करें, उनको छुड़ाएं, होम्योपैथी में होगा इलाज। बैठ जाए लेके, इस लेके कोई बात नहीं, उसको कहें आप एंड पे आए, मैं आपको 1 घंटा लगाऊंगा, खोलने लपट्टी खोलें, निकालें उसकी दवाई, आप देखें। आप मेहनत इस पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी ठीक हो रही है, उसकी शुगर ठीक नहीं हो रही, सेहत ठीक हो गई, लामतें ठीक हो गई, शुगर कम रहना शुरू होगी, इंसुलिन छुट गई। आप तो करें मेहनत, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर पे करें, आप साइकाट्रिस्ट पेशेंट पे करें, ओसीडी पे करें, इससे सब ठीक होते हैं। दवाई ढूंढने की देर है। तो अब ये देखिए, ये दवाई सबसे बेहतर स्पाइन में भी काम करती है, लोकोमोटर टैक्सिया में ये काम करती है। हमारे पास कितनी अच्छी दवाइयां, आप ये सोचे तो सही है। इनबैलेंस है, लोकोमोटर टैक्सिया है, 4 में लटका आता है, आप जेंटम नाइट्रोजन दें, उसको चेक करना, उसको कोई आंखें बंद करके चलो, वो 4 कदम नहीं चल सकता। आंखें बंद करके चले तो वो नहीं चलेगा, फौरन ही ऐसे ऐसे चलेगा। जिसकी आर्जेंटम नाइट्रोजन दवाई नहीं है, उसको क्या आंखें बंद करके चले, वो बाहर आंखें बंद करके बगैर ऐसे ऐसे करके चल रहे। इसके एक्सालिक एसिड के पेशेंट ऐसे होते हैं, ऑक्सीटॉसिस के होते हैं, कि खुद ब खुद स्पीड तेज हो जाती है, कंट्रोल ही नहीं रहता। 2 कदम चलेंगे, 4 भाग के चलेंगे। आपने कहीं देखा होगा कि कई बूढ़े आदमी, कोई ऐसे आदमी फुटपाथ पे दौड़ते जा रहे थे, चलते जा रहे हैं, आप कहते हैं यार इसको जल्दी है, अगले दिन देखेंगे फिर वो उसी स्पीड पे जा रहा है, कभी रुकता है फिर तेज चलता है। ऑक्सीटॉपिस है, एगेरिकस है, एक्सैलिक एसिड है, टू एंड फ्रो चलते हैं। तो आप देखेंगे आदमी, ऐसा केस नहीं देखा होगा आपने, लेकिन मैंने देखा है कि 5-10 कदम आगे जाएंगे, फिर एक पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, उनका साइकिल नहीं बना चलने का। कई आदमी रुक जाएंगे, लगातार चल रहे हैं, 50 कदम चले, उनको रुकना पड़ेगा, पीछे आएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। क्या सिम्टम है, कहां से निकाली हनीमन साहब ने। तो फिर ये देखें कि अगर आप लड़खड़ाते हैं, तो पता क्या लिखा हुआ है, दिमाग से जो चलते हैं, टांगों से नहीं, दिमाग से। स्ट्रैगलस दवाई है उनकी, जो दिमाग से चलते हैं, टांगों से नहीं चल रहे। स्ट्रैगलस दिमाग से कैसे चलते हैं, उनको सोचना पड़ता है एक स्टेप उठाने से पहले, उनको देखना पड़ता है स्टेप कहाँ रखूंगा, तो देखना पड़ता है मैंने स्टेप कैसे रखना है, तो दिमाग से चल रहे हैं स्ट्रैगलस। और जो सारी तवज्जो से चलते हैं, अपनी टांगों पे रख के तवज्जो रख के चलते हैं, पाइसोस्टिग्मा, कि वो भी लड़खड़ाते हैं लेकिन उनकी तवज्जो टांगों पे होती है। और अब ये देखिए कि सर्वाइकल पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। मैं सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस पे अमूमन एसिड एक्सालिक देता हूँ, बड़ा अच्छा काम करती है। सेमिसिफ्यूगा है, ब्रायोनिया है, अरिस्टाक्स है, पैरस कॉर्डिफोलिया जबरदस्त काम करती है। नारे को सीएम में देता हूँ, 50% से ज्यादा पेशेंट कहते हैं हमारा पेन दबाव खत्म हो गया। कास्टिकम देता हूँ, एसिड एक्सालिक देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप एसिड फास्ट दे के देखें, आपके पास सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, आपको अक्सर पेशेंट कहते हैं पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में, तो जो पट्ठों में कहता है सबसे पहले उनका मकसद ये वाले पट्ठे,
इन पट्टों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और आप एसिड फास्ट देके देखिए, बड़ा क्लास का काम करती है। आपकी गर्दन का दर्द, आपका सर्वाइकल का पेन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा उससे। काकुलस देके देखे, कास्टिकम देखे, ये 8-10 दवाइयां हैं जो आपके सर्वाइकल पे काम करती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, नीचे आ जाए, सैक्रल स्पाइन स्पॉन्डिलोसिस, उसके लिए क्या, कैलकेरिया फ्लोरा है, रस्टाक्स है, वलेरियाना है, आपकी नेफाइलम है, आपकी अमोनियम म्योर है, कालोसित है, फाइटोलाका है, लेक्सिस है, कास्टिकम है। आपकी 10-15 ये दवाइयाँ, 10-15 ये दवाइयाँ, आप स्पाइन मास्टर बन सकते हैं। और यार पढ़ें तो सही, देखें तो सही, इनको, इस दवाई को जरा 4 किताबों में पढ़ के देखें, और जो स्पॉन्डिलोसिस की अलामत है वो नोट कर लें। आपके पास 20 अलामतें आ जाएगी, और अगले 20 में से 10 मरीज ठीक होंगे इंशाल्लाह। वो पेशेंट ठीक हो गए जिनको सर्जरी कहा गया है। इतनी नन्ही गोली से ऑपरेशन हो जाएगा, मीठी गोली से ऑपरेशन हो जाएगा। कितनों के कॉलर एसिड फास्ट से मैंने खत्म किए, कितने के कॉलर कैलकेरिया फ्लोर से खत्म हुए, कितनों के कॉलर पैरस कॉर्डिफोलिया से। हमारे पास मेडिसिन बहुत जबरदस्त है, बड़े काम की मेडिसिन है। इसी तरह आप देखें कि यूरिनेशन पे काम बड़ा अच्छा करती है। आप देखिए कि लोगों को यूरिनेशन का कितना प्रॉब्लम है। यंग बच्चों बच्चियों को पेशाब नहीं रुकता, पेशाब आ रहा है ना, पेशेंट आगे बाहर, तो जी पेशाब नहीं रोका जाता। ख्याल आ जाए तो भागना पड़ता है, एसिड अफ़ज़ालिक। ख्याल आके निकल जाएगा तो एक कतरा निकल भी जाएगा, और अगर बाथरूम में कोई दूसरा आदमी है तो फिर निकल गया, ये भी याद रखें, एसिड अफ़ज़ालिक। आप एक्सालिक दें, आप इकोजिटम दें, आप करियोजोट दें, आप पेट्रोसिलिनम दें, आप जेंटमनाइट दें, एसिड फास्ट दें, ये कास्टिकम दीजिए, कंट्रोल करती है ना, लेकिन आजकल कंट्रोल कम कर रही है। क्यों? आपकी 4G 5G आ चुका है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको फास्फोरस देनी पड़ेगी, रेडियम देनी पड़ेगी, आपको मैग्नेस पोलस आस्टस देनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। जो रेस से दवाइयां बनी है वो रेस को कम करती है, रेस को कंट्रोल करती है। तो एसिड अफ़ज़ालिक हमारे हर किस्म, सर से लेके पांव तक जितना स्पाइन है वहां काम करती है। हार्ट पे बड़ा अच्छा है कि अगर हार्ट के साथ आपको पसीना आता है लेकिन वो अंजाइना नहीं होता, वहां काम करती है। उसके साथ अगर आपको चक्कर आते हैं, पैल्पिटेशन होती है, वहां काम करती है। और वो ऐसे मरीज जो हार्ट का गलत ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, गलत ट्रीटमेंट से मुराद कि दवाई खा रहे हैं कतन फर्क नहीं पड़ा, नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं कतन फर्क नहीं पड़ा, टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं कतन फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए भी एसिड अफ़ज़ालिक है। स्पॉट्स पेन है, आपको स्पॉट्स में पेन होता है कि इतनी इतनी जगह पे पेन है, आपके ये 1 रुपया जो बढ़ा था उसकी जगह पे दर्द है, आपको सर पे है, एसिड अफ़ज़ालिक जबरदस्त काम करती है। वैसे इसकी दवाई एग्नेशिया भी है, काली बाइक्रोमिकम भी है, लेकिन इसकी एक और अलामत होती है कि छाती एम्प्टीनेस हो जाती है, जहां दर्द हो रहा है वहां के नीचे से एम्प्टीनेस हो जाती है। एम्प्टीनेस में बड़ा अच्छा काम करती है। मेरे जाके कहते हैं मुझे लगता है तो गुर्दा ही कोई नहीं, मेरा ओज भी खत्म हो गया। एक तो वो होता है ना कि दर्द हो रहा है गुर्दे का, आपने दवाई दी, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, तो उससे आ गया था मुझे पता है कि गुर्दा भी कुछ है, लेकिन एक फीलिंग होती है कि यहाँ खला हो गया है, एम्प्टीनेस हो गया है, वहां फिर काकुलस भी है, इग्नेशिया भी है, सिपिया भी है, हाइड्रास्टस भी है, एसिड अफ़ज़ालिक भी है। ये 5-6 दवाइयां इसके। ये हर किस्म के आपकी प्रॉब्लम, टेनाइटस है आपको, वो केस आता है, वो बड़ा क्रिटिकल है, वो आपके जनाब रेजिस्ट करेगा।